17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार एंड जस्टिस केवी विश्वनाथन ने अंतरिम ऑर्डर पास किया था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में, और उन्होंने 5 मई 2025 तक वक्फ लॉ को पॉज कर दिया था, यानी कि नेक्स्ट हियरिंग तक वक्फ लॉ को पॉज कर दिया है, जिसके अंदर वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई कर दिया और वक्फ बोर्ड के अंदर या फिर ट्रस्ट के अंदर किसी भी नॉन मुस्लिम मेंबर को ऐड करने से मना कर दिया। हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने बोला था पार्लियामेंट के अंदर कि ये लॉ पार्लियामेंट के अंदर से पास हुआ है और इस लॉ को सभी को मानना ही पड़ेगा। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर नहीं मानना है तो कोर्ट जाओ, कोर्ट फैसला करेगा और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं, और जो कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो सभी को एक्सेप्टेबल होगा। इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं बलराज मलिक जी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था, आप सुनिए। नहीं, किसी के बाप की पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की पार्लियामेंट है। पीपल आर सुप्रीम। आर्टिकल 142 का हवाले देते हुए हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने पूरे ज्यूरिडिक्शरी सुप्रीम कोर्ट सीजीआई के ऊपर उंगली उठा दी। जजेस who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the constitution. यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट सीजीआई को न्यूक्लियर मिसाइल तक बोल दिया। Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces available to judiciary 24/7. पार्लियामेंट मेंबर श्री निशिकांत दुबे जी ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सिविल वार छेड़ दिया है पूरे देश के अंदर। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट केवल लॉ को, जो पार्लियामेंट से लॉ वगैरह पास हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर वगैरह ने पास किया है, लॉ को बनाया है, उसको केवल सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, ना कि उसके ऊपर जजमेंट देने के लिए। और ऐसा नहीं है तो पार्लियामेंट को खत्म कर देना चाहिए हमारे देश से। और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने ट्रांसपेरेंट जजमेंट ऑर्डर पास किया है इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में। फिर भी हमारे देश के बहुत सारे ऐसे कुछ जाहिल गंवार लोग हैं जो सीजीआई के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। उन लोगों ने सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला रखा है कि सुप्रीम कोर्ट कोटा बन गया है, ये जजमेंट नहीं पास करता, अब शरिया कानून से चल रहा है, ऐसे बहुत सारे एलिगेशन लगाए, बला बला। कई सारे पेटिशनरों ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो अंतरिम फैसला आया हुआ है उसको एक्सेप्ट किया है, वेलकम किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। बट वहीं दूसरी तरफ मैं बता दूं आपको, ओवैसी साहब है, उन्होंने वक्फ को लेकर करके कुछ अलग ही बयान जारी किया है। हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो एक लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा। और मैं बता दूं आपको, हमारे देश के अंदर वार सी छिड़ गई है। एक सुप्रीमो कौन है, सुप्रीम कौन है, ऐसा गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच लड़ाई चलने लग गई है, ऐसा वार छिड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का जजमेंट दिया था और उसको पूरे देश ने एक्सेप्ट किया, किसी ने कोई क्वेश्चन पुटअप वगैरह नहीं करे, क्वेश्चन वगैरह नहीं उठाए, तो फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने और सीजीआई ने जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अगेंस्ट में जजमेंट दिया, अंतरिम ऑर्डर पास किया, तो क्वेश्चन क्यों पुटअप किया जा रहा है, सवाल क्यों उठाया जा रहा है, उनको इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है। और मैं बता दूं आपको, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सीजीआई के ऊपर, हमारे देश की ज्यूडिशरी के ऊपर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। और क्या ये फाइनल जजमेंट है जिसको लेकर करके इतना सारा बवाल मचा हुआ है हमारे देश के अंदर, सिविल वार छेड़ने की बातें कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी। आज के मेरे इस वीडियो के अंदर हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो अंतरिम ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्फ के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं आपको, ये एक अरबी शब्द है और इसका मतलब ये होता है अल्लाह के नाम पे दिया गया कोई भी दान, यानी कि कुछ भी आप जमीन है, जायदाद है, धन दौलत है, कुछ भी उस भगवान के नाम पे दिया गया हो पब्लिक की प्रोग्रेस करने के लिए। अब मैं बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है वक्फ अमेंडमेंट। वक्फ हमारे देश के अंदर 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये वक्फ 1954 के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर ट्रस्ट वगैरह भी थे, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, वक्फ बोर्ड वगैरह था।
इसके अंदर रिफॉर्म के लिए कई बार अमेंडमेंट वगैरह हुए, जैसे कि मैं बता दूं आपको 1959 में अमेंडमेंट हुआ था, 1964 में हुआ था, 1969 के अंदर हुआ था और 1985 के अंदर हुआ था। और मैं बता दूं आपको 1995 के अंदर जब अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर ये जितने भी पुराने अमेंडमेंट वगैरह थे उसको सस्पेंड कर करके 1995 एक अमेंडमेंट बन गया और वक्फ एक्ट 1995 के नाम से इन्फोर्स हो गया हमारे देश के अंदर। इसके बाद मैं बता दूं आपको 2013 के अंदर वक्फ के अंदर रिफॉर्म के लिए कुछ अमेंडमेंट वगैरह हुए थे, कुछ ऐड किया था उसके अंदर, लॉ वगैरह इन्फोर्स किए गए थे। जैसे कि मैं बता दूं आपको ट्रिब्यूनल के अंदर वक्फ का जो ट्रिब्यूनल था, जो बना हुआ था, जो जजमेंट वगैरह पास करता था, उसके अंदर मुस्लिम लॉ मेंबर को, एक्सपर्ट को ऐड करने के लिए बोला गया था, 3 मेंबरों की कमेटी बनाने के लिए बोला था। और मैं बता दूं 2 वोमेन यानी कि स्टेट बोर्ड के अंदर, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड का हो, उसके अंदर 2 वोमेन मेंबर को ऐड करने के लिए बोला था। और मैं बता दूं किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को जो दान दिया गया हुआ है उसको सेल करने के लिए या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए मना कर दिया गया था। इसके अंदर जो लीज पीरियड वगैरह होते हैं वो प्रॉपर्टी को जो दिया जाता था 3 साल से बढ़ा करके 30 साल कर दिया गया था। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था ये सारे रिफॉर्म किए गए थे। अभी के लिए मैं बता दूं आपको वक्फ 1995 और वक्फ जो 2013 के अंदर रिफॉर्म किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, फोर्स है। अब आ जाते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अगेंस्ट में। 8 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट के गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वो इन्फोर्स हुआ था हमारे देश के अंदर और उसी के अंदर तकरीबन 172 के आसपास पीआईएल फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसका अंतरिम जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को। 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच, जैसे कि मैंने बताया है आपको, उन्होंने इस हियरिंग को स्टार्ट करा और उन्होंने तकरीबन 172 में से 150 जो पिटीशन जो फाइल हुए थे उनको लिस्ट कर करके सुनना चालू किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी केस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने केस को प्रेजेंट किया कोर्ट के अंदर और उन्होंने बताया कि ये लो पार्लियामेंट से पास हुआ है, इसको पार्लियामेंट मेंबरों ने बनाया है और इसको रिक्वेस्ट किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कि आप इसके ऊपर स्टे ना लगाएं बिना गवर्नमेंट का पक्ष सुने हुए। अपीलेंट के साइड से बहुत सारे लॉयर शामिल हुए थे इसके अंदर, श्री कपिल सिब्बल जी, श्री मनु सिन्वी जी और मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे लॉयर थे, क्योंकि 150 पीएल फाइल हुई थी, उनके भी लॉयर वगैरह वहां पे प्रेजेंट हुए। इस हियरिंग के अंदर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे सॉलिसिटर जनरल से और उन्होंने उसका जवाब दिया। मैं बता दूं आपको, अभी उस जवाबों के ऊपर नहीं जाते, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मेन टॉपिक पे चलते हैं। 17 अप्रैल 2025 को जब नेक्स्ट हियरिंग की डेट आई और सुनवाई स्टार्ट हुई, तब सॉलिसिटर जनरल को ये पता था कि आज चीफ जस्टिस वो कुछ ना कुछ जजमेंट लिखने वाले हैं, इसके ऊपर पास करने वाले हैं। तो फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बताया वक्फ बाय यूजर को डीमोटिफाई करते हैं और किसी भी बोर्ड के अंदर या फिर वक्फ बोर्ड के अंदर किसी भी नॉन मुस्लिम मेंबर का एडिशन अभी नहीं होगा। ऐसा उन्होंने 3 जजों की बेंच के पास अपनी बात रखी उन्होंने और रिक्वेस्ट किया। 7 दिनों की टाइम मांगा कि हम रिपोर्ट वगैरह इसके बारे में सबमिट करेंगे। इसके बाद मैं बता दूं आपको 17 अप्रैल 2025 को ही सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अंतरिम जजमेंट ऑर्डर पास किया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अगेंस्ट में और उन्होंने उस जजमेंट के अंदर वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई कर दिया और उसके अंदर किसी भी नॉन मुस्लिम मेंबर को यानी कि बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर किसी की एडिशन मनाही कर दी। और मैं बता दूं आपको वक्फ लॉ को 5 मई 2025 तक पॉज कर दिया, यानी कि उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी 5 मई 2025 की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पीआईएल फाइल वगैरह हुई थी। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितने भी आपने पीआईएल फाइल किए हुए हैं उनको 5 पीआईएल के अंदर मर्ज कर करके फ्रेश पीआईएल फाइल करें 5 दिनों के अंदर। इस अंतरिम जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि मैं बता दूं आपको कलेक्टर को कि अगर वो कोई भी ऑर्डर वगैरह जारी करते हैं 5 मई से पहले तक, तो वो उनका ऑर्डर मान्य नहीं होगा, वो जजमेंट माना नहीं जाएगा। और मैं बता दूं आपको वक्फ एक्ट 1995 के अगेंस्ट में अगर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन वगैरह हुई है तो मान्य होगा। अगर कोई उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह रद्द करता है कोई कलेक्टर वगैरह, तो वो मान्य नहीं होगा, उसके डिसीजन को माना नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग नहीं हो जाती, यानी 5 मई 2025 तक की। इसी जजमेंट को लेकर करके सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा सीजेआई को, सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल करने लगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह जितने भी थे वहाँ पे सपोर्टर, मैं बता दूँ आपको, जो भी हैं वहाँ पे, जो बकवास लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, वो ट्रोल करने लगे सुप्रीम कोर्ट को, सीजेआई को, यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोठा तक बोल दिया। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोठा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या बोला मैं चलिए बताता हूँ आपको।
एक ने बोला सुप्रीम कोर्ट के जजों को माय लॉर्ड नहीं मुलार्ड बोलना चाहिए, यानी मुल्ला बोलना चाहिए। एक ने बोला सुप्रीम कोर्ट को ये सरिया कोटा है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है जहां पे जजमेंट नहीं मिलता, ये सरिया कोटा बन गया है अब सुप्रीम कोर्ट। ऐसे बहुत सारी कमेंट हैं सोशल मीडिया के ऊपर जहां पे वो ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने ट्रेंड किया, उसके ऊपर पोस्ट किया है। कुछ घटिया लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं जो जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अनएजुकेटेड लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसे ट्रोल कर रहे हैं उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं, आप जिसके बारे में सोच नहीं सकते। ऐसा घटिया घटिया वर्डिंग लिखी हुई है, ऐसे घटिया घटिया इमेज डाल रहे हैं वो लोग। चलिए मान लेते हैं ये अनएजुकेटेड लोग हो सकते हैं, या फिर मैं बता दूं आपको ये किसी पार्टी वगैरह से इन्फ्लुएंस वगैरह होंगे, बट उनका क्या, हमारे देश के वीपी साहब यानी वाइस प्रेसिडेंट साहब जो बोल रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के ऊपर सवाल उठाया। जैसे कि मैंने बताया है आपको, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल तक बोला, आर्टिकल 142 का हवाला दिया। अब मैं आपको ये बता दूं आर्टिकल 142 क्या कहता है। आर्टिकल 142 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, वो कोई भी लॉ वगैरह जो भी पार्लियामेंट से पास होता है उसके ऊपर जजमेंट वगैरह दे सकता है कि ये पब्लिक के लिए सही है या नहीं सही है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 ये राइट देता है सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट के लॉ के ऊपर जो बन कर करके आया हुआ है, इन्फोर्स हुआ है हमारे देश के अंदर, ऐसा कोई भी लॉ हो उसके ऊपर वो बाध्य है जजमेंट देने के लिए, उसी आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए। और मैं बता दूं कैश कांड हुआ था, जो हाई कोर्ट के जज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का जो कैश कांड हुआ था, हमारे बीपी साहब उसी का हवाला देते हुए ये सारे जुरिडिक्शन के ऊपर सवाल उठा दिया, उन्होंने उंगली उठाई। इसके बाद मैं बता दूं आपको पार्लियामेंट मेंबर है निशिकांत दुबे जी, वो भी कूद गए इसके अंदर और उन्होंने यहां तक बोल दिया कि हमारे देश के अंदर सिविल वार छिड़ा हुआ है इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर करके, इस जजमेंट को लेकर करके जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जजमेंट दिया है। और उन्होंने भी उंगली उठा दी इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और सीजेआई के ऊपर। इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने के लिए पार्लियामेंट को ऊपर बताया कि सुप्रीम कोर्ट को या फिर हमारे देश से पार्लियामेंट को खत्म कर देना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरों को खत्म कर देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से उनको खत्म कर देना चाहिए अगर ऐसे जजमेंट पास करने हैं, ऐसे जजमेंट देने हैं। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अब मैं आपको ओवैसी साहब के बारे में बता दूं, वो जब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया है हमारे देश के अंदर, लागू हुआ, इन्फोर्स हुआ है, तभी से लेकर करके आर्टिकल 26 का हवाला दे रहे हैं। वो आर्टिकल 26 के बारे में भी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच के सामने ये क्वेश्चन पुट अप किया था श्री कपिल सिब्बल जी ने, जो केस को प्रेजेंट कर रहे थे अपोजिशन पार्टी की साइड से। और जब उन्होंने आर्टिकल 26 का हवाला दिया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि ये क्या कानून केवल एक ही पक्ष के लिए है, मुस्लिमों के लिए है, बाकी सभी धर्मों के लिए नहीं है क्या आर्टिकल 26। अब मैं बता दूं आर्टिकल 26 ये राइट देता है सभी को, ये अधिकार देता है कि वो अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने पूजा पाठ धर्मों का संरक्षण कर सकते हैं, उनकी जमीनों की रक्षा कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 26 राइट देता है। बट उन्होंने ये बोला कि ये क्या केवल एक ही कम्युनिटी के लिए है, बाकी सारी कम्युनिटी के लिए नहीं है, बाकी हिंदू पक्ष के लिए नहीं है क्या। और मैं बता दूं आर्टिकल 26 का जो भी उन्होंने बोला था उसके बारे में, उन्होंने अपनी जो बात रखी थी उसको खारिज कर दिया। ओवैसी साहब आर्टिकल 26 के बारे में बात नहीं कर रहे, अब वो बात कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है लिमिटेशन एक्ट के बारे में। और दूसरा वो क्या बात कर रहे हैं, 5 ईयर मुस्लिम प्रैक्टिसिंग होना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा, अब उसको कौन डिसाइड करेगा, अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा। तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहे। अभी वक्त के अंदर जो जजमेंट आया है उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे पूरी तरीके से, और कई सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, ये पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं, उसी का काम कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जबकि ये मैं बता दूं आपको जो जजमेंट दिया है एससी ने, अंतरिम जो ऑर्डर पास किया है वो मुस्लिमों के हक के अंदर है, उनके हित के अंदर है, फिर भी ओवैसी साहब भड़का रहे हैं उनको। ये मैं बता दूं आपको लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है। लिमिटेशन एक्ट ऐड किया गया है इसके अंदर। इस एक्ट के लिमिटेशन एक्ट 1963 इन्फोर्स होने की वजह से 12 साल तक की जो ज़मीनें हैं वक्फ के अंडर जो आती हैं, अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो वो वक्फ की हो जाएंगी।
पहले क्या था कि उसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं थी, वो हजारों साल पुरानी भी ज़मीनों को वह क्लेम कर लेता था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी ज़मीनें हैं। इसलिए लिमिटेशन एक्ट लेके आए हैं इस वाले वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अंदर, और इसी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा तिलमिलाहट मची हुई है। अब मैं बता दूं 5 मुस्लिम प्रैक्टिसिंग का ऐड होने का, उसके अंदर मैं बता दूं आपको, अगर कोई कन्वर्टेड मुस्लिम है, अगर वो 1 साल तक मुस्लिम नहीं बना है या 5 साल तक कोई मुस्लिम नहीं रहा है, वो उनके लिए एप्लीकेबल है भाई, जो कन्वर्टेड है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम होते हैं ना, हिंदू लोग हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं, मुस्लिम के अंदर चले जाते हैं, वो अपने ज़मीनों को दान वगैरह नहीं दे सकते, वो आपके अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए है 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना अनिवार्य कर दिया है इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अंदर। इस जजमेंट के विरोध में बहुत सारे लोग आगे कूद पड़े, और मैं बता दूं आपको, एक वरिष्ठ वकील हैं वो भी कूद गए। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को, यानी कि अभी हाल ही के अंदर जो पीआईएल फाइल हुई थी, उसकी हियरिंग एकदम से क्यों रख दी उन्होंने, यानी 16-17 अप्रैल को ही क्यों रख दी, फटाफट इमीडिएटली क्यों हियरिंग अटेंशन दिया उसको, ऐसा वो बोल रहे हैं। जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए, और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है, तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। लेकिन इमीडिएटली वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की हियरिंग जो पीआईएल पिटीशन फाइल हुआ, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने उसकी डेट दे दी और उसकी हियरिंग भी कर रहे हैं। अब मैं बता दूं आपको, क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है हमारे देश का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी लॉ पार्लियामेंट के अंदर पास कर दे और वो क्या इन्फोर्स हो जाए, चाहे वो हित के अंदर हो ना हो। अगर कोई भी हमारे देश का लेजिस्लेटिव मेंबर चुन के जाता है, जीत के जाता है, असेंबली के अंदर जाता है, कोई भी सरकार है, अगर उसकी मेजोरिटी है, वो कोई भी बिल ले करके आती है, वो पास करा लेती है, अगर उसके अंदर कोई खामियां है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसका जजमेंट देता है, तो क्या कोई गलत है क्या? अब क्या गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर हो गई है? जैसा कि बीपी साहब बोल रहे हैं हमारे देश के, अब कुछ भी हो जो पब्लिक के हित में नहीं है, उसकी जजमेंट देने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट कहता है, देता है, पावर देता है। चाहे वो पार्लियामेंट से कानून बना हो ना बना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसको पावर देता है आर्टिकल 142। इस जजमेंट की वजह से गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा तिलमिलाई हुई है। 8 नवंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस साहब ने एक रिक्वेस्ट डाली थी प्रेसिडेंट के पास, उन्होंने एक लेटर भेजा था, उन्होंने कंप्लेन फाइल किया था एक्स सीजेआई के अगेंस्ट में, यानी चंद्रचूड़ जी के अगेंस्ट के अंदर। और उस कंप्लेन के अंदर मैं बता दूं आपको, उन्होंने उंगली उठाई थी सीजेआई के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक हियरिंग के अंदर जल्द से जल्द सुनवाई कर दी थी। पेटिशनर के उन्होंने एक ही दिन कर 2 बार सुनवाई कर करके उसका जजमेंट दिया था, उसी के अगेंस्ट के अंदर उन्होंने कंप्लेन फाइल की हुई थी प्रेसिडेंट के पास। 8 नवंबर को प्रेसिडेंट के पास उन्होंने कंप्लेन फाइल की थी, जबकि सीजेआई साहब 10 नवंबर 2024 को रिटायर्ड हो गए थे, और इतने दिनों से ये केस उभर के नहीं आया था। अभी जो अंतरिम जजमेंट आया है, उसके बाद ये भी उभर करके आ गया, ये भी हाईलाइटेड हो गया, सामने आ गया। बिल्कुल मैं बता दूं आपको, ये भी केस गवर्नमेंट ने क्या करा, डीओपीटी के पास भेज दिया, यानी कि मैं बता दूं आपको, इंक्वायरी के लिए भेज दिया इस कंप्लेन की। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे देश के अंदर ऐसा ही होगा, हमारे देश के ज्यूरिडिक्शन के ऊपर, सीजेआई के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, तो फिर जजमेंट किसी को कौन देगा और कौन किसके ऊपर विश्वास करेगा? मैं बता दूं आपको, अब किसको कैसे पता चलेगा कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, सरकार ही कुछ गलत कर रही है, तो कौन जजमेंट देगा? अगर सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे बोला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उंगली उठाई जाएगी, तो किसको विश्वास होगा कि जजमेंट कहां से मिलेगा? दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।